हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि महिलाएं मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि देखिए, सीधा सीधी ये है कि महिलाओं को उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताना आपको। ठीक है, कि महिलाएं मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है, मतलब उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इस कथन की विवेचना भारत के विशेष संदर्भ में कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं का क्या स्थिति है भारत में, तो इसी के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें महिलाओं से रिलेटेड सिलेबस में दिया और एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका भूमिका जानते हैं। तो महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। अगर महिलाओं का अधिकार मिल रहा है तब हम बोल सकते हैं कि मानव का अधिकार है, नहीं तो नहीं है। सीधा बात है, कहीं भी अधिकार अगर महिला तक पहुँच गया इसका मतलब वो मानव का अधिकार है। तो महिलाओं के अधिकार ही मानव अधिकार है। ठीक है, महिलाएं भी इंसान हैं, इसलिए उन्हें भी वही बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए जैसे शिक्षा, हिंसा से मुक्ति और उचित वेतन। मतलब महिलाएं भी क्या है, इंसान है, इसलिए उन्हें भी शिक्षा मिलना चाहिए पुरुषों के जैसा। हिंसा से मुक्ति जीवन, यानी उस पर कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस पर मारपीट नहीं किया जाना चाहिए। उचित वेतन, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो जितना पुरुष का वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन भी स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। योग्य। अब आगे देखिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। जब 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था ना, उस टाइम कहा गया था, आगे और भी आसान है। ठीक है, उस टाइम ये कहा गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, है ना। जब 1948 में मानवाधिकार सार्वभौमिक का घोषणा किया गया था, उस टाइम ये बताया गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और समान और अधिकारों में समान होते हैं, यानी कि और अधिकार सबका समान है, यानी बराबर रूप से सबको एक जैसा अधिकार मिला हुआ है। इसलिए सभी लोग अपने लिंग की परवाह किए बिना स्वतंत्रता, समान और समान अधिकारों का हकदार हैं। इसलिए अपने लिंग का परवाह किए बिना, लिंग का परवाह मतलब आप चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आपको ये अधिकार है कि आप स्वतंत्र हैं, समान, सभी को एक जैसा मतलब अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और आप एक जैसा अधिकार का हकदार भी हैं। फिर भी हर दिन और पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों को अभी भी भेदभाव और इन महिलाओं के गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। देखिए, इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, जबकि ये कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्त्री पुरुषों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके बावजूद भी लड़कियों और महिलाओं को अभी भी भेदभाव, लड़कियों और महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं ज़रूरत और गरीबी में जी रही है। मतलब पुरुषों की तुलना में अगर महिलाएं देखें ना तो अधिक ज़रूरत और गरीबों में जी रही है। मतलब सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन किसका है? स्त्रियों का। उनके पास अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक कम या कोई पहुंच नहीं होती है। देखो, उनके पास अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक कम या कोई भी पहुंच नहीं होती, मतलब उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब होता है और वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा भी नहीं कर पाती है। और संपत्ति या ज़मीन के स्वामित्व के मामले में उन्हें अनदेखा भी किया जाता है। एक तो स्वास्थ्य उनका खराब होता है, घर में उनका स्वास्थ्य नहीं देखा जाता है स्त्रियों का, और उसके बाद जो संपत्ति होता है, ज़मीन होता है, इसका जो मालिक स्वामित्व होता है ना, उसमें भी स्त्रियों का अनदेखा किया जाता है। स्त्रियों को मिलता नहीं है, उसका अधिकार हो जाता है किसका? पुरुषों का। उस पर अधिकार लड़का का हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट देखें, जो भी आपके मन में आता है लिख सकते हैं। वेरी सिंपल है, स्त्रियों के बारे में लिखना है। अब देखेंगे महिलाएं मानवाधिकार हनन के प्रमुख प्रकार, कि महिलाओं के साथ हनन कैसे होता है, गलत कैसे होता है, यानी कि दूसरा भाषा में बोले तो महिलाओं उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार, कि महिलाओं का उत्पीड़न कैसे होता है। तो देखिए, महिला उत्पीड़न के निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, गलत होता है, वो कौन कौन सा प्रकार है। पहला यौन उत्पीड़न, हम लोग देखते हैं बलात्कार होता है। ठीक है, कच्ची उम्र में, या तो फिर कई महिला अकेले जाती तो उसके साथ बलात्कार करना, तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये यौन उत्पीड़न के कारण आज ये हमें भारत में देखा जाता है, ये आम बन चुका है। ठीक है, तो ये भी हमारे गंभीर समस्या है। तो इसके अंतर्गत महिला का समाज एवं परिवार दोनों ओर से पिसाना पड़ता है। परिवार की ओर से परिवार वाले अलग परेशान करते हैं। किस लिए परेशान करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं पुरुषों से कम अधिकार मिलता है स्त्रियों को, और एक समाज तरफ से ही परेशान होता है। आखिर वो कोई भी अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, बलात्कार कर रहा है, तो समाज का ही व्यक्ति होगा ना, तो बाहर से भी और घर वालों से भी, दोनों से परेशान होती है स्त्रियाँ। जैसे बलात्कार हो गया, टिप्पणी करना, टिप्पणी मतलब गलत गलत कमेंट करना, ऐसे है वो वैसे है, ऐसा करके। ठीक है,
इसके विभिन्न स्वरूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला मजदूर को खेती में कार्य करना पड़ता है और देर सवेर आना जाना पड़ता है। ऐसे में उनका यौन उत्पीड़न का संदेश निरंतर बना रहता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि जैसे देखो ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कृषि में कार्य करती है महिला लोग, लेट से आती है, देर सवेर से आती है, देर हो जाता है, अंधेरा हो जाती है, उस कंडीशन में उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो इस प्रकार का मामला हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यौन उत्पीड़न। कोई जरूर नहीं कि खेती से ही आ रहे होंगे महिला तो उसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, नहीं, बल्कि कहीं भी अगर महिलाएं देर से आती है, अकेले रहती है, तो उसके साथ गलत किया जाता है। दूसरा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा भी महिला उत्पीड़न का वह रूप है जिसकी अक्सर अनदेखी की जा रही है। मतलब महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा हिंसा किया जाता है, मारपीट किया जाता है, फिर भी उसको अनदेखा किया जाता है कि ये तो आम बात है महिलाओं को पीड़ना, है ना। घरेलू हिंसा नारी को शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूप से उत्पीड़ित करती है। मतलब जो घरेलू का हिंसा होता है ना, लड़ाई झगड़ा, वो महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों रूप से टॉर्चर करती है, ठीक है। जैसे गाली गलौज करना मानसिक रूप से और मारना पीटना शारीरिक रूप से हो गया। स्त्रियों को जैसे मारना पीटना, जलाना, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना इत्यादि शामिल है, ठीक है। इस प्रकार के अत्याचार शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक देखा जाता है। जो पढ़ी लिखी रहती है ना, उस महिलाओं के साथ ऐसा घटना नहीं आती है बट इतना नहीं आती है जितना अशिक्षित यानी कि अनपढ़ महिलाओं के साथ आती है, क्योंकि वो सब नहीं जानती बेचारी लोग। तीसरा दहेज प्रथा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भारतीय समाज परंपरागत समाज है, मतलब भारत का जो समाज है बहुत पुराने से चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पुराने समय से ही दहेज प्रथा प्रचलित है। स्त्रियों को उनके पति व ससुराल वाले द्वारा दहेज के कारण मार दिया जाता है। उसके पति द्वारा या ससुराल वाले उसको मार दिया जाता है, किसके कारण? दहेज के कारण। पत्नी का जिंदा जलाने की दर्दनाक घटनाएं सभी वर्ग और जाति के लोग में फैल रही है, सभी धर्म जाति वर्ग में ये फैल रही है, दहेज के कारण महिलाओं को जलाना, मारना, पीटना, ठीक है। चौथा बालिका भ्रूण हत्या। बालिकाओं देखते हैं हम लोग की बेटी हो रही है तो उसको वहीं पे हम लोग मार देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा सब, अगर पेरेंट्स लोग सब माता पिता अगर यही चाहेंगे कि सिर्फ लड़का ही पैदा करो तो एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियों की संख्या कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए आज बालिका भ्रूण हत्या हमारे देश एवं समाज की सबसे गंभीर मानवाधिकार की समस्या है। बालिका भ्रूण हत्या के द्वारा बालिकाओं को जन्म ना देने की प्रवृत्ति फैल रही है। इससे जन्म ही नहीं दिया जाता है बालिकाओं को, यानी कि लड़कियों का। यह एक ऐसी घिनौना अपराध है ना जिस पर यदि अगर रोक नहीं लगाया जाए ना तो इसका घातक परिणाम होगा। आगे जाकर के लड़की की संख्या ही कम हो जाएगा, लड़की होगी ही नहीं, ठीक है। पांचवा बाल विवाह, बच्चों में विवाह कर देना, है ना। प्राचीन काल से यानी कि पुराने काल से ही भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी बाल विवाह एक सामान्य बात है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 12 साल का नहीं हुआ, 14 साल का नहीं हुआ तो शादी करा दिया जाता है, ठीक है। कम आयु में विवाह होने से, संतानें होने से, कम उम्र में शादी होने से, फिर बच्चे पैदा हो जाने से, संतानें मतलब बच्चे पैदा हो जाने से, और फिर जो ये होता है ना पारिवारिक दायित्व आ जाने से, मतलब 3 चीज़ें। विवाह होने से, विवाह के बाद फिर उसका बच्चे होने से, और फिर बच्चे के बाद जो पारिवारिक बोझ होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, वो सब आ जाने के कारण स्त्रियों का ना स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका हेल्थ बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि पारिवारिक का बोझ हो जाता है, बच्चे पैदा करना होता है, उसके बाद फिर देखो कम उम्र में जो चीज़ नहीं किया जाना चाहिए ना वो उनके साथ होता है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। पर्दा प्रथा। ये पर्दा प्रथा क्या, जो स्त्रियां लोगों को मुंह ढकने के लिए परेशान किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय स्त्रियों की प्राचीन काल से ही चली आ रही है एक समस्या पर्दा रखने की है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घूंघट निकाले, ठीक है, और अन्य पुरुषों से दूरी बना के रखे और उसके सामने खुले मुंह बात ना करे, अपने मुंह पर पर्दा ढक ले। ये सबसे बड़ी आम समस्या देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां विधवा उत्पीड़न। तो भारत में विशेष रूप से हिंदुओं में पति की मृत्यु के बाद विधवाओं के प्रति हिंसा और प्रताड़ना भी एक गंभीर समस्या है। मतलब हम लोग भारत में देखते हैं हिंदुओं में कि जब कहीं आपका किसी भी औरत का पति मर जाता है तो स्त्री विधवा बन के रह जाती है, ठीक है। उससे फिर दोबारा शादी करने का मौका लगभग नहीं मिलता है। फिर लोग उसे क्या करते हैं, उसको अनेक प्रकार की हिंसा से देखते हैं, प्रताड़ना भी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मतलब अनेक तरीका का उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें परिवार में संपत्ति और अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे कोई संपत्ति कोई अधिकार नहीं मिलता है, तथा अनेक प्रकार के अतनाई भी दी जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार का उसके गाली गलौज दिया जाता है। अतनाई मतलब जैसे होता है कि चिढ़ाना किसी को उसके प्रति, ठीक है, तो उस प्रकार से। 8वां पुरुष प्रधानता। तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। पुरुष प्रधानता मतलब
जमीन पर पुरुष का अधिकार, घर में पुरुष का अधिकार, घर में मालिक पुरुष, मतलब हर जगह पुरुष पुरुष, तो उसी को बोला जाता है पुरुष प्रधानता। हर जगह पुरुष को ही प्रधानता दिया जा रहा है, क्योंकि पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना गया, क्योंकि शुरू से ही पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना गया। अगर हम चाहें तो स्त्रियों को भी शक्ति का प्रतीक मान करके हम स्त्री प्रधानता बना सकते हैं, स्त्री को हर जगह आगे रख सकते हैं, ठीक है। उसके 9 नंबर, उचित न्याय व्यवस्था का अभाव। लड़कियों को उचित न्याय भी नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कारण, भारत में पिछले 1 दशक में महिलाओं में जितने भी अत्याचार हुए हैं उनके में केवल 12 से 20% ही मामलों में सुनवाई हुई है। मतलब लगभग अगर हम देखें पिछले 1 दशक में, ठीक है, तो लगभग जितने सारे लड़कियों के प्रति जो भी अगर मतलब मामला आया है ना, उसमें से 20% ही मामला सॉल्व हो पाया और 80% वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी के केसों में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। महिलाओं को न्याय ना मिलने और उनके अपराधियों को उचित सजा ना मिलने के कारण वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम और भी बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और जो गलत कर रहा है उसको गलत करने वाले अपराधी को सजा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से और दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ गलत होते जा रहा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, महिलाओं के साथ प्रताड़ना जो हो रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, वो चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं महिलाओं उत्पीड़न को कम करने के लिए कोई सुझाव। एग्जाम में आपको सुझाव लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अगर महिलाओं को उत्पीड़न को कम करना चाहते हैं तो इसका निम्नलिखित सुझाव हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन है देखिए। पहला ये हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं की समस्या को समाधान हेतु बनाए गए अधिनियम प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। मतलब महिलाओं की समस्याओं के लिए समाधान के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं वो अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए अलग अलग अधिनियम तो बना दिया गया है, लेकिन अधिक प्रभावशाली ढंग से अच्छे रूप से लागू नहीं हुए हैं। इनमें रह गई कमी, अगर ये सब जो अधिनियम बनाया गया इसमें से अगर कुछ कमी रह गया है तो महिलाओं की समस्या बनी है, ठीक है। इनमें रह गई कमियों के कारण ही महिलाओं का समस्या बनी। अगर इन अधिनियम में अगर कोई कमी नहीं होता तो महिलाओं को कोई समस्या नहीं बनता। अतः इन अधिनियम को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और अच्छे ढंग से लागू किया जाना चाहिए, तब महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा देना ही देना चाहिए, हर घर में ऐसा अनिवार्य बना देना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है ना। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु जो कदम उठाए उनका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। सरकार तो महिलाओं के शैक्षिक स्थिति सुधार लाने के लिए तो कार्य किया है सरकार, ऐसा बात नहीं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कार्य नहीं किया, सरकार काम किए हैं, बट महिलाओं को उसको पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा का पूरा अधिकार वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वह आज भी पुरुषों से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है ना। शिक्षा का अभाव यानी शिक्षा ना मिलने के कारण उनमें पाई जाने वाले अनेक समस्या का कारण है, यानी कि उनमें शिक्षा ही एक ऐसा कारण जो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से और भी अनेक समस्याएं बढ़ रही है। तीसरा, महिलाओं को ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। आर्थिक रूप से मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद से पैसा कमा सके और अपना घर परिवार चला सके, ठीक है। एक इसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इतना महिलाओं को शिक्षित कर देना चाहिए, सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार को ऐसा शिक्षित करना चाहिए महिलाओं को ताकि खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चौथा पॉइंट है महिलाओं को रोजगार में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाना चाहिए। मतलब महिलाओं को क्या किया जाना चाहिए, रोजगार में कोई भी काम में कोई भी जॉब में आरक्षण दिया जाना चाहिए, सुविधा दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो महिलाओं के रोजगार में सहायक है, फिर भी वो केवल 1/4 महिलाओं ही रोजगार में लगी हुई है। मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहिए। सरकार आरक्षण दिए भी हैं, लेकिन उसमें से जो फायदा हो रहा है ना वो लगभग 1/4, मतलब 4 को अगर महिला तो उसमें से एक ही महिला वहाँ तक पहुँच पा रही है ना। तो सरकार को ऐसे रोजगार लाना चाहिए, ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि हर महिला उस रोजगार तक पहुँच सके। एंड 5वां है महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जो गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। मतलब सरकारी ओर से नहीं, गैर सरकारी मतलब जो प्राइवेट रूप से भी महिलाओं का देखभाल करती है, महिलाओं के लिए कदम उठाती है। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है, संगठन 2 प्रकार का होता है, एक सरकारी संगठन जिसको पैसा सरकार देती है, लेकिन गैर सरकारी संगठन जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं उसको तो कोई पैसा नहीं देती है, तो उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब धन से संबंधित सहायता सरकार उनको करे, जो महिलाओं के लिए सपोर्ट कर रही है और सरकार की ओर से उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए कि उसको वित्तीय सहायता दे। वित्तीय मतलब धन से संबंधित कोई सहायता दे, तभी तो वो महिलाओं के लिए कुछ करेगी ना, क्योंकि सरकार से कहीं अधिक गैर सरकारी संगठन इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से बढ़कर के गैर सरकारी वाले यानी प्राइवेट वाले अच्छे ढंग से महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले संगठन हैं जो महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको
क्या करें, वित्तीय सहायता यानी कि धन से संबंधित कुछ सहायता दे, तभी तो वो अपना घर परिवार चलाएंगे और महिलाओं को मदद कर पाएंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।